देखिए एचसीवी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग रेजिस्टिविटी रो एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। द कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग सोर्स। द कैपेसिटर इज स्लोली डिस्चार्ज्ड थ्रू द डाइलेक्ट्रिक so that the time constant for the discharge is independent of all the geometrical parameters like the plate area or separation between the plates. Find this time constant. देखो पहले तो इस क्वेश्चन को ही समझते हैं। ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता बच्चों को अक्सर। देखो इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे ये कैपेसिटर है, ठीक है, और इस वाले कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के और इसकी रेजिस्टिविटी भी है रो, ठीक है, और इसको ना एक बैटरी के अक्रॉस जोड़ दिया गया और उसको फुल्ली चार्ज कर लिया गया जितना इसके ऊपर चार्ज आ सकता है। मान लो कि ये मतलब जो भी चार्ज आ सकता है इस पे, सपोज क्यू नोट का चार्ज आ सकता था इस पे मैक्सिमम, या माइनस क्यू नोट, उतना चार्ज ले लिया, फिर बैटरी को हटा भी दिया। इसके अंदर इसने बोला कि इसके अंदर खास बात है कि रेजिस्टिविटी रो है इसकी, मतलब ये इसके अंदर खुद इसके अंदर एक रेजिस्टेंस छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये है ये जो स्लैब है इसके अंदर जो डाल दी गई, इस स्लैब का खुद का एक रेजिस्टेंस है। और आप ये सोच सकते हो कि ये वाला रेजिस्टेंस जो भी इसका वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी कि दिस सर्किट बिहेव्स लाइक ए आरसी सर्किट। ये खुद का एक इसका एक रेजिस्टेंस होगा। कहने का मतलब ये है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा एक पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब की एक रेजिस्टिविटी को मेंशन कर दिया। हालांकि इसकी रियलिटी में जब लगभग बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसकी रेजिस्टिविटी को नेग्लिजिबल माना जाता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो नहीं माना जाता, रेजिस्टेंस अलग से दिखाया जाता है। बट यहाँ पे इसका खुद का एक रेजिस्टेंस भी है और आप उसको यहाँ पे जुड़ा हुआ मान सकते हो क्वेश्चन सोल्व करते दौरान, ठीक है। चलो खैर, इसको फुल्ली चार्ज कर दिया और फुल्ली चार्ज करने के बाद इसने ये तो बताया नहीं कितनी बैटरी से चार्ज किया, वो बैटरी कितने वोल्टेज की थी, तो और ये भी नहीं बताया कि फुल्ली चार्ज होने के बाद कितना चार्ज आ गया, ये भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, हम लोग क्यू नोड और माइनस क्यू नोड मान लेते हैं, ठीक है। और अब इस बैटरी को हटा देते हैं, ठीक है ना। इसने पहली लाइन में यही बोला है इसने कि इसको चार्ज कर दिया गया, ठीक है ना। मैं लाइन को फिर से पढ़ रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। इसने बोला कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग रेजिस्टिविटी रो एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये जो स्लैब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है। द कैपेसिटर चार्ज्ड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग सोर्स। इसको फुल्ली चार्ज को चार्ज कर दिया और इसको सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसको डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज कैसे किया गया? इसको सीधे इन दोनों एंड्स को ऐसे कनेक्ट कर दो सीधा, और अलग से कोई रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसने मेंशन नहीं किया और खुद का एक रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है ना। मतलब अब डायरेक्ट ये वाले दोनों एंड्स डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए इसने। वैसे हम लोग कोई भी कैपेसिटर तो एक अलग से रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको, मतलब ताकि, और बिना रेजिस्टेंस के भी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन उसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है, जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होना चाहिए। बट वो रेजिस्टेंस में दे ही रखा है तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं, और इसने मेंशन भी नहीं किया। द कैपेसिटर इज स्लोली डिस्चार्ज थ्रू द डाइलेक्ट्रिक के थ्रू, मतलब डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक वाला रेजिस्टेंस ही यूज करना आपको एक प्रकार से, अलग से रेजिस्टेंस नहीं लगाना। इस लाइन का मतलब ये है, इसने बोला ना थ्रू द डाइलेक्ट्रिक इसको डिस्चार्ज किया गया, मतलब डिस्चार्जिंग के दौरान जो रेजिस्टेंस यूज हो रहा है वो रेजिस्टेंस इसके वाला ही यूज हो रहा है, कोई अलग से रेजिस्टेंस नहीं लगाया। थ्रू द डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये है। अब इसके अंदर हमें ये बताना है कि इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, क्वेश्चन ये है। मतलब इसका जो कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, इस केस में कितनी होगी। चलो सोल्व करते हैं इसको। एक काम करो आप, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इस वाले क्वेश्चन में जब इसकी डिस्चार्जिंग होगी तो डिस्चार्जिंग में चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा इसका, पहले तो ये लिखना अपने को। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो जगह स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नोड, जो मैक्सिमम चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है, ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये होगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, अगर इसके अंदर ये जो e की पावर जो लिख रखी है ना, ये जो लिख रखी है, एक रूल होता है डिस्चार्जिंग का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो, चाहे चार्जिंग का चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो। अगर e की पावर को -1 से इक्वेट कर दें तो जो टाइम जो देगा वही होगा कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट। ये रूल होता है, एक नया रूल। इसके अंदर काम करो, इस पावर को ना, e की पावर क्या है -t/RC है, इसको -1 से इक्वेट करो, t की वैल्यू आ गई RC, आ गया ना ये कैपेसिटेटिव टाइम। इससे ऐसा इस केस में नहीं निकल रहा, हमेशा ही निकलेगा। जैसे सपोज मैं अब इस क्वेश्चन से हट के कुछ बात कर रहा हूँ, सपोज कहीं पे ऐसा दे रखा हो Q इज इक्वल्स टू 200, मान लो ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, माइनस में t बाई में 300,
ऐसा लिख दिया और ये कह दिया कि ये चार्ज, ये कोई कैपेसिटर पता नहीं कौन सा है, इस क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, उसका चार्ज, उसका डिस्चार्जिंग का चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम ये है और उसका आप कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट बताओ। तो इसको -1 से इक्वेट करना है। -t/300 इज इक्वल्स टू -1 और t की वैल्यू आएगी 300। यहाँ जो भी यूनिट दे रखी होगी, मान लो ये मिली सेकेंड्स में दे रखी है, 300 लिखा हुआ होगा, ये 300 यहाँ पे ये टाइम जो है ना किस में है, ये 300 किस चीज में है, तो वही हो जाएगा बस यहाँ पे। खैर आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर, अब सुनो, अब इस वाले आप ऐसा करो फिलहाल कि आर, ये जो ना आर और सी की वैल्यू पुट कर रही है बस इसके अंदर। एक काम करो, इसका आर निकाल लो पहले। तो इसका आर कितना हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा रो एल बाई ए, इसका आर हो जाएगा रो एल बाई ए, ठीक है। रो की वैल्यू तो रो है, ये तो एल कितना यहाँ पे, देखो करंट यहां से एंट्री करेगा एक प्रकार से, मतलब ना लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ये वाली लेके चलोगे आप, ये इफेक्टिव लेंथ, ये जो डी होता है ना, डी गैप बिटवीन द प्लेट्स को डी से डिनोट करते हैं, ये डी ही एल के बराबर है यहाँ पे। और एरिया ये वाला लोगे आप इसका स्लैब का, क्योंकि आप इस वाले और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे हो, तो आर निकालने के लिए लेंथ ये वाली लोगे आप, लेंथ यानी कि डी वाली, इसको डी भी लिख सकते हो आप देखा जाए तो, डी भी। इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो डी बाई ए से क्रॉस सेक्शन दिया, जो प्लेट का जो एरिया होगा ना, जो प्लेट का एरिया वही वाला ये तो रेजिस्टेंस हो गया जी। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बताइए, इसका कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ये इसका कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है ना, इसका कैपेसिटेंस हो गया। इसके अंदर इस वाली क्वेश्चन के अंदर एक बात बताइए, -t/RC को इक्वेट कर दो क्या -1 के, और t की वैल्यू आ जाएगी सॉरी t की वैल्यू हो जाएगी RC, t की वैल्यू हो जाएगी RC, यहाँ पे -t/RC को इक्वेट कर दिया -1 से और t की वैल्यू RC के बराबर आ गई। अब यहाँ पे ना ये और ये जो t है ना, यही क्या है बताइए, t यही है कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट, इसी को टाउ सी लिख सकते हो आप। तो टाउ सी की वैल्यू होती है RC, वैसे भी हमें पता ही है RC होती है, ठीक है ना। अब आप R की वैल्यू पुट कर दो, C की वैल्यू पुट कर दो। R की वैल्यू हो जाएगी रो D बाई ए और C की वैल्यू पुट करो आप A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी से डी कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ये आएगा रो एप्सिलॉन नॉट, फिर K भी आएगा रो एप्सिलॉन नॉट K, यही है टाइम कांस्टेंट, यही है कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट। और वैसे इतनी लंबी चौड़ी कहने की जरूरत भी नहीं थी, इसके अंदर इसका खुद का अंदर का जो रेजिस्टेंस है वही R यूज करना है आपको, और RC होता है कैपेसिटेटिव टाइम कांस्टेंट, RC ही होता है। तो R की वैल्यू पुट कर दी मैंने, C की वैल्यू पुट कर दी और ये आ गया आपके पास टाइम कांस्टेंट पूछा था, ये देखो निकल के आ गया टाइम कांस्टेंट। इस वाले टाइम कांस्टेंट में ये इंडिपेंडेंट ऑफ D है, क्योंकि D से D तो कैंसिल हो गया। इसने पूछा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ द D होना चाहिए, ये शो करो, और एक ये शो करो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट, बिल्कुल इसमें एरिया भी नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट है। मतलब ये है कि ये आप रिजल्ट भी याद कर लो, रो एप्सिलॉन नॉट K, रो एप्सिलॉन नॉट K कहीं पे लिख लो, ये एक बेसिक पॉइंट हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिक पॉइंट ये हो गया कि अगर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसके अंदर एक स्लैब डली हुई है और उस स्लैब की खुद की रेजिस्टिविटी है, और यानी उस स्लैब का जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जुड़ता है कैपेसिटर के साथ, उस वाले रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो उसका खुद का रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग बाहर वाले रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो टाइम कांस्टेंट हो जाता है वो रो एप्सिलॉन नॉट K हो जाता है। K यहाँ पे इसकी क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, और रो इसकी रेजिस्टिविटी है स्लैब की। और ऐसे केस में ये जो टाइम कांस्टेंट है वो कभी भी प्लेट एरिया पर और गैप बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट, कंफर्म है आपको? ओके।